ठीक है, देखिए यहाँ पे बेटा ये सेल्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये टॉपिक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये सब हमने कर लिया है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसका डिफरेंस हमने कर लिया था, प्रॉफिट गेन सब हो गया है। देखिए लॉस क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब लॉस को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, कोई सामान जब हम बेचते हैं तो उसके ऊपर जो पैसा हमें मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और जब हम कोई सामान बेचते हैं और उसके ऊपर जो खर्च होता है, अगर उस मिले हुए पैसे से ज्यादा हमारा खर्चा आ जाए तो उसको हम लॉस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा और आपको 10,000 मिले, लेकिन उसके ऊपर जो अब आपने जो खर्च हुए लाने ले जाने में या किसी भी तरह का एक्सपेंस अगर हुआ, दैट इज 12,000, तो हमें 2,000 का लॉस होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है जो सेल करके हमें पैसा मिला, तो जो सेल करके हमें पैसा मिला अगर उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंस आ जाए तो जो भी दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी आर लॉस, वही हमारा लॉस होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी क्लास? यस सर। सर एक बार दोबारा समझाना। देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, सपोज करो 10,000 का सामान बेचा कोई, ठीक है, लेकिन वो सामान के ऊपर मेरा खर्च जो था, एक्सपेंस था लाने में ले जाने में उसको, मतलब जैसे भी मैंने अरेंज करा वो मेरा 12,000 का पड़ गया था और उसको मैंने सिर्फ 10,000 में बेच दिया मजबूरी में, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। 2,000 का। तो इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। मतलब मेरा जो रेवेन्यू था, यानी कि जो मुझे बेच के जो मुझे पैसा मिला, दैट वाज 10,000 ओनली, बट द एक्सपेंसेस ओवर दैट प्रोडक्ट वाज 12,000। उसके ऊपर जो मैंने खर्च किया था वो 12,000 का खर्चा मेरा खुद का अपना बन गया था। तो इसीलिए ये 2,000 का नुकसान हो रहा है, दैट इज, मैं कहूंगा ये मेरे लिए लॉस है। अब आया समझ में? यस सर। देखो लॉस भी ना ऐसे देखते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। कह रहे हैं लॉस जो है ये ज्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस जब ज्यादा हो जाता है किसी समय के दौरान और जब हम बेचते हैं तो उसके मुकाबले कम पैसा मिलता है, तो इसको हम लोग लॉस बोलते हैं। और ये ना ओनर की इक्विटी को कम कर देता है, यानी मालिक का जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसको कम कर देता है। क्योंकि पता होना चाहिए आपको, जितना भी लॉस होता है बिजनेस के कैपिटल में से डिक्रीज होता जाता है, तो ओनर का जो इक्विटी है, ओनर ने जो पैसा लगाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। अब लॉस दो मतलब बताता है, लॉस से हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं। पहला, फर्स्ट, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन अ टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। कह रहा पहले तो ये पता चल जाता है कि बिजनेस के अंदर जो खर्चा है वो ज्यादा है रेवेन्यू के मुकाबले, यानी कि जो बिजनेस में पैसा, सामान बेच के जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जा रहा है। और वही एग्जांपल है, देखो जैसे बोल रहा है कि अगर हमारा रेवेन्यू 3 लाख रुपए का है और एक्सपेंसेस 3,50,000 का है तो 50,000 हमारा लॉस हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है, इट रिफर्स टू अ मनी और मनी वर्थ लॉस विथआउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास पैसे पड़े हों और वो जो है गुम हो जाए, ठीक है, चोरी हो जाए, आग लग के खत्म हो जाए, तो इसमें हमने बेचा ही नहीं कुछ और हमारा वो 0 रुपए का हो गया, तो ये भी हमारा लॉस है। जैसे मान लीजिए मशीन है, सपोज करो 50,000 की, और कहीं रखी हुई है और सडनली आग लग गई और पूरा एकदम मतलब खराब हो गई, मशीन जीरो की हो गई, किसी काम की नहीं रही, तो हम बोलेंगे ना कि 50,000 का लॉस हो गया। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको भी हम लॉस बोलेंगे, तो इसको भी हम लॉस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट पे। देखिए डिस्काउंट क्या है, ध्यान से समझना। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट जो है दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है स्टूडेंट्स और एक कैश डिस्काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, और बेसिकली अगर हम डिस्काउंट को बोले तो इट इज अ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो भी सामान है उसमें अगर छूट मिल जाए तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं।
लेकिन कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट की। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क क्वांटिटीज द सेलर में गिव certain concession on the listed price to the buyer. This concession is called trade discount। होता क्या है कि जो दुकानदार है वो अपना सामान जब उसके पास ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा तादाद में, तो वो अपने सामान को खत्म करने के लिए यानी कि निकालने के लिए बिजनेस से थोड़ा सस्ते में दे देता है। जैसे मान लो 1000 रुपए का एक पीस है तो वो बोलेगा 900 का ले लीजिए चलिए, लेकिन बहुत सारा लोग है तभी डिस्काउंट देगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब भी कोई सेलर अपने बल्क क्वांटिटी को, ज्यादा क्वांटिटी को खत्म करने के चक्कर में कंसेशन देता है, छूट देता है, तो इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसको कभी भी ना हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में ना दिखाते नहीं है, मतलब अलग से इस डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं है। ठीक है, इसको डिडक्ट करके, माइनस करके हम दिखाते हैं। जैसे बिल काटेंगे तो वहां पे ये नहीं लिखेंगे कि डिस्काउंट, खाली वैल्यू में से घटा के दिखा देंगे, मतलब अलग से इस डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता है बुक्स में। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो दुकान में ज्यादा सामान को खत्म करने के लिए अलग से छूट दी जाती है, बट बदले में जो परचेजर है उसको ज्यादा तादाद में सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको अक्सर होता है, जैसे आप दुकान गए और आपने बोला ये मेरे को ट्राउजर्स खरीदने हैं या समथिंग खरीदना मार्केट, तो दुकान वाला नहीं बोलता कई बार कि भाई मेरा सामान ज्यादा हो गया, अब मेरे को ये खत्म करना है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, सर्दियों का सारा सामान जो है मुझे खत्म करना है या गर्मियों का खत्म करना है। तो आपको वो बोल देता है कि अगर ज्यादा लेंगे, 4-5 पीस 10 पीस ले लेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। अब देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है बिग सेल, बाई 2 आइटम्स एंड गेट 1 फ्री। 2 आइटम खरीदो और एक फ्री ले जाओ। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट में बेसिकली वो लोग ज्यादा से ज्यादा वो डिस्काउंट इसीलिए देते हैं कि आप 2 खरीद लो। अब जैसे बोल रहा है 2 खरीदो और एक फ्री ले जाओ, तो आपको 2 खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बदले में एक फ्री हो जाएगा, तो एक और सामान उसका बिक गया, भले ही वो फ्री में गया लेकिन खत्म हो गया। तो ये एक तरीका अपनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके पास जो स्टॉक है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। देखो एग्जाम्पल भी लिखा है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम राजन एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, हियर द वैल्यू ऑफ परचेज इज रिकॉर्डेड एज 45। तो आप जब बिल लोगे ना, तो 50,000 का 10% 5,000 होता है। तो आपको ऐसे नहीं लिखेगा कि 50,000 और 5,000 का डिस्काउंट, ऐसे नहीं लिखेगा बिल में, वो सिर्फ 45,000 माइनस करके दिखाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अब। यस सर। अब हम आज बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। देखो कैश डिस्काउंट जो है ये कस्टमर को तभी दिया जाता है जब वो तुरंत कैश में पेमेंट कर दे। यानी अगर दुकान में कोई कस्टमर जाता है, कोई सामान खरीदता है और दुकानदार उसको बोलता है सर अगर आप अभी कैश दे देंगे तो हम आपको छूट दे सकते हैं, तो अगर आप इमीडिएटली कैश दे दोगे तो तुरंत वो छूट दे देगा। जैसे कई लोग वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई भी टीवी खरीद रहे हैं और उसका तुरंत कैश में पेमेंट कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा एक ही बार में दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो कैश डिस्काउंट दे देगा। तो इसी को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसका जो एम होता है वो होता है टाइमली कलेक्शन। एम क्या होता है इसका कि आसानी से पैसा मिल जाए और इस पैसे को बिजनेसमैन लगा के नया सामान फिर खरीद के लाए। अब इससे जो सेलर है उसको भी तो फायदा है। उसको फायदा ये है कि इमीडिएटली उसको कैश मिल जाता है, और कैश मिल जाता है तो वो फिर उसका यूज कर सकता है बिजनेस के अंदर। और कई बार क्या होता है अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो दुकान वाला वेट करता रहता है, फिर धीरे धीरे पैसे उसके सारे रिसीव होते हैं, तो उसमें उसको नुकसान भी होता है, रिस्क भी रहता है। और कैश तुरंत मिल जाने से कोई रिस्क नहीं रहता, तो यही खुश होके दुकानदार उसको तुरंत पैसा दे देता है। तो देखिए यही लिखा है हमने कि व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमेशा ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड होता है। और ये क्या होता है, इट इज अ लॉस टू द क्रेडिटर। डिस्काउंट जो है मतलब जो सेलर है उसके लिए तो नुकसान ही है, और डेटर जो पैसा देने वाला व्यक्ति है उसके लिए फायदा है। जैसे मान लो कस्टमर के लिए फायदा है और दुकानदार के लिए थोड़ा सा नुकसान सह लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्टकट में आप नोटबुक में चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, कैश डिस्काउंट।
It is an incentive that a seller offers to a buyer in return of paying a bill owed before the scheduled due date. कह रहे हैं कि ये एक इंसेंटिव है जो सेलर प्रोवाइड करता है बायर को, इसलिए क्योंकि उसने शेड्यूल से पहले ही पैसा दे दिया। हो सकता है कि 1 साल में देना था, उसने पहले ही दे दिया। तो अगर वो पैसा तुरंत दे दे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, इमीडिएटली दे दे, तो ऐसे में कैश डिस्काउंट उसको दिया जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर Yes, बिजनेस sir. को गुड्स खत्म करनी है तो फिर उसको चैरिटी में क्यों नहीं देता, वो ट्रेड डिस्काउंट लगा के क्यों बेचता है? फिर से एक बार बोलो बेटा, आवाज बीच में कट गई थी। सर अगर बिजनेस को अपने गुड्स खत्म करने हैं तो वो सिर्फ चैरिटी में भी तो दे सकता है, वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट लगा के वो कुछ गुड्स को फ्री में ही दे रहा है। नहीं देखो, फ्री में नहीं दे रहे हो, वो एक तरह से ऑफर कर रहा है कि अगर आप ज्यादा सामान खरीदेंगे तब हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है? तो फ्री में तो नहीं देता वो। हाँ, ये कह सकती हो कि सर प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा कम कर देते। रही बात चैरिटी में देने की, तो चैरिटी वाले तो फ्री में लेंगे ना, वो पैसा नहीं देते चैरिटी वाले। फिर चैरिटी किस बात की? तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्या करती हो कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपए कमा रही थी, आपको कहती हो चलो 20 की जगह मैं 15 ही कमा लेती हूँ, लेकिन ये छूट तब दूंगी जब आप ज्यादा सामान खरीदो। तो आज समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो कपड़े की दुकान है, उसमें मान लो बच्चों के लिए शर्ट्स हैं, ठीक है? अब एक शर्ट जो है, टी शर्ट, वो है मान लो 500 की, और उस पे दुकानदार कमा रहा था 100 रुपीज, यानी कि एक्चुअल में उसको वो 400 की पड़ रही थी, लेकिन वो 500 बेचता है हमेशा। अब क्या करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी टी शर्ट है और जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो कस्टमर को कह सकता है कि भाई आप ना 2 टी शर्ट लेंगे ना, तो एक टी शर्ट की मतलब मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो 2 टी शर्ट पे उसको कमाना चाहिए था 200, अब वो कमाएगा 100 रुपए से। तो इससे क्या होगा, लालच के मारे कस्टमर खरीद लेगा और उसकी 2 टी शर्ट भी बिक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर उसने नहीं बेचा तो क्या पता अगले साल जो है फैशन चेंज हो जाए और उसकी टी शर्ट धरी की धरी रह जाए। तो इसीलिए उसको भी तो खतरा है। और दूसरी बात, स्टोर करके कहाँ रखेगा वो इतने 1 साल? फिर स्टोर करेगा, उसमें रिस्क भी है, कहीं अलग से कभी जल उल गया, कभी फायर लग गई, या फिर उसको संभाल के रखना भी तो महाभारत है। आ गया समझ में? यस सर। तो नए ट्रेंड के सामान आएंगे, वो अपने घाटे में तो बेच नहीं रहा है, अभी भी तो 50 रुपए कमा ही रहा है। और ये मत भूलो कि दो दो बेचेगा तो 100 रुपए तुरंत इमीडिएटली मिल गया, और सामान भी उसका मार्केट से जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वो चाहेगा कि जल्दी से खत्म हो जाए और नया स्टॉक लाऊं मैं अगले साल। ये जरूरी भी है, क्योंकि पुराना आइटम रखेगा तो फिर बिकेगा नहीं फिर बाद में। तो सर हाँ, इसमें क्रेडिटर को नुकसान कैसे हुआ? उसने पहले प्रॉफिट कमाया होगा जब भी तो उसने हाँ, डिस्काउंट रखा। नहीं बात तो सही है। नुकसान का मतलब है कि एक्सपेक्टेड जो था उसके मुकाबले उसको नुकसान तो हुआ। जहां वो 200 रुपए कमा सकता था, वहां सिर्फ बेचारा 100 रुपए में काम चला रहा है 2 टी शर्ट बेच के। तो उस सेंस में तो नुकसान हो ही रहा है ना, लेकिन ओवरऑल वैसा नुकसान तो हो नहीं रहा है। नुकसान में कोई भी सेलर नहीं बेचता, ठीक है? क्योंकि किसी स्टूडेंट ने बोला ना मुझे कि सर उसमें दे दो, चैरिटी वैरिटी में, तो चैरिटी में नहीं देगा। कमा तो अभी भी रहा है, वो थोड़ा कम कमा रहा है, ठीक है? नुकसान नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये है कि जो एज पर मतलब जो पहले जो जितना उस पर कमा रहा था उसके मुकाबले तो उसको नुकसान हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? यस सर। Yes, ठीक है, sir. एक और आता है वाउचर। देखिए, ये वाउचर जो देख रहे हैं, ये कैश रिसीट। वाउचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा एविडेंस, प्रूफ, जो हमें ये दिखाता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये कैश रिसीट है। आप दुकान में जाते हो और कोई भी सामान के बदले पैसे देते हो, तो आपको देखो दुकान वाला हमेशा बिल देगा, उसी को हम कैश रिसीट बोलते हैं। कई तरह के एविडेंस होते हैं, ये जो है इसको हम कैश मेमो बोलते हैं, इनवॉइस, बिल, कैश रिसीट, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके अंदर प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दिया है और सामान खरीदा है, ठीक है? तो ये आपको हमेशा, कभी भी दुकान पे कोई सामान लेते हो तो आपको हमेशा बिल लेनी चाहिए, बोलते हैं ना, क्योंकि आपके पास ये एविडेंस होता है कि आपने इस दुकान से सामान खरीदा है, और दुकान वाले को भी देना पड़ेगा अगर आप मांगोगे उससे। लेकिन इंडिया में कस्टमर इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, मांगते ही नहीं है, ठीक है? और कल को आपका सामान खराब निकल गया तो आप उसको लौटाने के लिए यही प्रूफ आपके काम आएगा। आप इसको कंज्यूमर कोर्ट में ले जाके और केस कर सकते हो अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला,
तो आप दुकानदार के पास पहले जाएंगे ऑब्वियसली, कैश रिसीट लेके कि ये देखिए मैंने आपके दुकान से सामान खरीदा है, आपका ये सामान खराब निकला है, आप इसको वापस कीजिए। अगर वो कहता है मैं वापस नहीं करूंगा, तो यही प्रूफ है आपके पास। तो आप जाके और जो कोर्ट है वहां पे, कंज्यूमर कोर्ट है, कहाँ पे है कंज्यूमर कोर्ट स्टूडेंट्स? बताइए, हमारे घर के आसपास कंज्यूमर कोर्ट है नजफगढ़ में? कहाँ जाना पड़ेगा? पता ही नहीं है, देख लो, बोलो। बैंक। बैंक? बैंक किस लिए जाओगे? बैंक वाले थोड़ी ना, बैंक वाले क्या करेंगे आपका? आप कंज्यूमर हो, बैंक वालों तो अपना नहीं करते हो, बैंक का खुद फ्रॉड होता है तो हमें कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है। बैंक नहीं जाएंगे बेटा, कंज्यूमर कोर्ट है द्वारका में, सेक्टर 10 में देखा है एक कोर्ट है, ध्यान आया? मेट्रो स्टेशन 10 है, उसी के साथ लगा हुआ है ना, लेफ्ट साइड में उतरोगे तो कंज्यूमर कोर्ट, द्वारका कोर्ट देखा है सेक्टर 10 वाला स्टूडेंट्स? कोई भी आपका राइट कोई छीनता है, कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो जो भी आपके राइट्स को वायलेट करता है, छीनता है, जैसे राइट टू चूज है जिसमें हमें चुनने का अधिकार है, कोई भी सामान हम देर तक चुन सकते हैं, अगर दुकानदार हमें ड्रामा करेगा तो हम उसके खिलाफ केस में कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारे चीजें हैं। तो हम, यही बिल काम आती है, अगर ये बिल नहीं होगी तो आप उस दुकानदार के खिलाफ केस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वाउचर बेसिकली क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, दुकान वाले जानबूझ के नहीं देते कि वो फंसे ना, लेकिन कस्टमर की जब वो है, कस्टमर उसको बोले कि दे। और दूसरी बात, अगर आप बिल लोगे ना तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि ये दुकान वाले ने इतने का सामान बेचा है, तो वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ठीक है? और उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्शन में हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट के लिए। तो आपको भी बिल लेना चाहिए, इससे गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट अच्छे काम कर सकती है, ठीक है? और गवर्नमेंट यही करती है, जो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जीएसटी कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को, उसी के हिसाब से वहाँ के एरिया का विकास भी कराती है, ठीक है? तो अगर आप मान लो नजफगढ़ के दुकानदार अगर जीएसटी ढंग से नहीं देते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाएगा डेटा कि भाई इस एरिया से इतना ही पैसा आया है, तो कम पैसा लगाएंगे, कम रोड अच्छे नहीं बनाएंगे, गलियां अच्छी नहीं बनाएंगे, फैसिलिटीज आपको अच्छी नहीं देंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो हमारे जो राइट्स हैं उसको यूज करें, जैसे कि बिल लेना, ठीक है, और प्रॉपर टैक्स भरना, ये सब चीजें बहुत जरूरी। नेक्स्ट आता है गुड्स। गुड्स नाम सुनते ही समझ गए होंगे, प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स, ठीक है, या कोई भी सामान जो डील करते हैं ट्रेडर। तो देखो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, इट इज अ कमोडिटी, प्रोडक्ट, आर्टिकल और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर डील्स, इसमें ट्रेडर डील करता है, इसको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। गुड्स। कोई भी सामान जो हम बेचने के लिए रखते हैं ना, उसको हम गुड्स कहते हैं। अब देखो जैसे गुड्स के एग्जांपल हैं, कह रहा है गुड्स इंक्लूड ऑल दोज आइटम्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल। कह रहा है गुड्स वो सारे आइटम होते हैं जो हमें दोबारा बेचने के लिए रखा होता है, उसी को हम गुड्स कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखते, कल्याण सिल्क परचेज 100 शर्ट्स फॉर ₹12,500 फ्रॉम अरविंद मिल्स लिमिटेड, हियर शर्ट इज गुड्स। तो अगर कल्याण सिल्क ने सामान खरीदा है, 100 शर्ट खरीदा है 12,500 रुपए का, तो ये गुड्स है। गुड्स क्यों है? क्योंकि कल्याण सिल्क साफ पता चल रहा है, दुकानदार है कपड़े बेचने वाला, नाम से ही पता चल रहा है कल्याण सिल्क, तो ये जो है उसके लिए गुड्स है, समझे? लेकिन नीचे देखो जरा, ये जो नोट लिख के नीचे लिखा मैंने, फॉर अ फर्नीचर डीलर, मान लो एक फर्नीचर डीलर है और वो चेयर एंड टेबल खरीद रहा है एज गुड्स फॉर अदर बिजनेस, तो अगर वो टेबल और चेयर खरीदेगा तो उसके लिए तो गुड्स है, क्योंकि वो फर्नीचर का डीलर है, तो उसके लिए सामान है, आप उसने बेचने के लिए ही खरीदा है ना। जबकि कोई दूसरे बिजनेस वाले अगर फर्नीचर और टेबल और चेयर खरीदेंगे, जैसे मान लो कल्याण सिल्क वाला है, कल्याण सिल्क वाला टेबल चेयर खरीदेगा, तो क्या इसके लिए गुड्स होगा स्टूडेंट्स? एसिड्स होगा। एसेट होगा, जी। वेरी गुड। तो बस यही ध्यान रखना है। लास्ट वाली लाइन देखो, फॉर अ स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज गुड्स। जो स्टेशनरी ट्रेडर है उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, लेकिन दूसरे डीलर के लिए थोड़ी ना है, सिर्फ स्टेशनरी जो बेच रहे हैं उसी के लिए है,
अगर दूसरा कोई पेन पेंसिल खरीदेगा तो हम उसको गुड्स नहीं मान सकते, क्योंकि उसने बेचने के लिए नहीं, अपने यूज के लिए खरीदा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Yes, यस sir. सर। हाँ, अच्छा, कल मैं वो मशीन की बता रहा था ना कि ट्रांजैक्शन जब हम कैश में करते हैं और ये सब, तो देखो इसी तरह का होता है ड्रावर, नीचे देख रहे हो ड्रावर, वैसे पैसे इसमें लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा मार्केट जाते हो तो, यस सर। है ना। तो ये कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है, जब आप करोगे तो इसमें लॉक ऑटोमेटिक खुलता है। आप नोट करना, जब वो एंटर मार देता है, बिल आ जाती है, तो ये ओपन होता है, इसमें से पैसे निकाल के जमा करता है और उसमें एंट्री करता है। तो पूरा हिसाब किताब रहता है, मशीन अपने आप हिसाब करके रखती है कि इतना पैसा इस काउंटर पे होना चाहिए जब ये छोड़ के जाए। ठीक है, जब काउंटर ये छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसकी ड्यूटी 4-5 घंटे की होती है, जब खत्म हो जाएगी तो नया आएगा कोई, इसके काउंटर पे बैठेगा, तो ये पूरा हिसाब किताब करके जाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स कुछ नहीं है, द अमाउंट ऑफ कैश और अदर एसेट्स विथड्रॉन बाय द ओनर। जब भी ओनर पैसा निकालता है बिजनेस में से, या एसेट निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं स्टूडेंट। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई ओनर अपने ही पैसा निकाल लेता है बिजनेस के यूज के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है परचेज। परचेज क्या है? ये भी आप जानते हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इन अ बिजनेस। परचेज का मतलब होता है जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं बेचने के पर्पज से, तो उसको हम परचेज कहते हैं। ठीक है, ये कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है, मतलब कैश में भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, परचेज क्या हो गया? कोई भी सामान जो गुड्स हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं उसको हम परचेज कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। हमेशा याद रखना, जब हम गुड्स खरीदते हैं तभी हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसका इस्तेमाल करके हम नया सामान बनाते हैं, तो हम उसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उस मटेरियल को खरीद के हम नया सामान बनाएंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और तब जाके बेचेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदो और बेचो, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है जो खरीद के और उसको दोबारा से बना के और फिर बेचता है। तो अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो गुड्स क्या होंगे उसके लिए? वो सामान जो वो रीसेल के लिए खरीदता है। ठीक है, अब दोनों केसेस में इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, और मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से बेच के प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, अच्छा, परचेज मैंने बता ही दिया, कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। और सबसे बड़ा मतलब जो अगर बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो खर्च किया हुआ चीज है वो यही है, परचेज में ही सबसे ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि बार बार हम परचेज करते हैं बेचते हैं, परचेज करते हैं बेचते हैं। तो परचेज दो केसेस में होता है, एक तो ट्रेडिंग कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? सामान खरीदा और बेचा, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? Yes, क्लास? sir. यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े जाते हैं। परचेज रिटर्न। देखो, परचेज रिटर्न परचेज का ठीक उल्टा है। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं और हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसको लौटा देते हैं, तो उसी को परचेज रिटर्न कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने परचेज ऑफ गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमने इसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, द रिटर्न में बी ड्यू टू अननेसेसरी एंड डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये क्यों होता है? जनरली अननेसेसरी हो सकता है, हम फालतू ले आए, या फिर हो सकता है डिफेक्टिव आ गया हो। तो दोनों केसेस में हम सामान को वापस लौटा देते हैं और दुकानदार वापस उसको ले लेता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इन्वेंट्री, स्टॉक। पहले हम इसको स्टॉक बोलते थे, आजकल टर्म को चेंज किया गया, अब आजकल इसको इन्वेंट्री बोला जाता है। दोनों यूज कर सकते हो फिलहाल आप। इन्वेंट्री क्या है या स्टॉक क्या है? देखिए, इन्वेंट्री होता है अनसोल्ड गुड्स, या मतलब रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स। साल जब खत्म हो जाती है तो कुछ सामान ऐसा होता है जो बिका ही नहीं, मतलब हमने बेचने के लिए तो रखा था, लेकिन वो किसी वजह से सामान हमारा बिक नहीं पाता, सेल नहीं हो पाता, तो उसी को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं।
इसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, और अगले साल के लिए ये ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे समझते हैं कि एक कपड़े की दुकान है और उसमें बच्चों के लिए बहुत सारा कपड़ा लेके आए हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे रह गए जो बिके ही नहीं लास्ट तक, गर्मियों का सीजन निकल गया और गर्मियों के कपड़े थे, तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेंट्री कहेंगे, क्योंकि वो सामान हमारा बिका ही नहीं। अब हमें अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा वो, ठीक है, और इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इन्वेंट्री। अगली बार इन्वेंट्री या स्टॉक आएगा तो समझ जाएंगे आप किसकी बात चल रही है। यस सर। ठीक Yes. है, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, द गुड्स लाइंग विद द बिजनेस फॉर अ सेल ऑन एनी गिवन डेट इज कॉल्ड स्टॉक। मैंने बता ही दिया था इन्वेंट्री, कोई भी सामान जो बिजनेस में पड़ा हुआ है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। और जो सामान लास्ट तक पड़ा हुआ है और बिका नहीं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा का फर्क। अगर आपसे बोलेगा कोई स्टॉक, इसका मतलब सामान जो बेचने के लिए रखा है, और फिर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब लास्ट सामान साल का एंड हो गया और अभी भी सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं, क्योंकि ये हम ये मान के चलते हैं कि ये सामान एक साल के अंदर अंदर बिक जाएगा, तो इसीलिए इसको हम क्लोजिंग स्टॉक मान के चलते हैं। अब अगर मान लो रॉ मटेरियल है तो उसको हम लोग क्लोजिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। और फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, काम उस पर चल रहा है लेकिन अभी पूरा बना नहीं है, तो इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। तो ये सब क्लोजिंग स्टॉक के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगली बार आपसे बोला कोई कि रॉ मटेरियल, तो समझ जाइए भाई स्टॉक की ही बात चल रही है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, डेटर। डेटर क्या है, द पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। डेटर वो व्यक्ति है जिसने हमें बिजनेस को पैसा देना है, तो ये देख रहे हैं इसको, इसने बिजनेस को पैसा देना है, ये हमारा डेटर, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने बिजनेस से पैसा ले रखा है और या सामान खरीद रखा है और उसे पैसा लौटाना है, तो वो हमारे लिए डेटर कहलाए। द वन हु गिव्स, जिसने पैसा देना है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब Yes, स्टूडेंट। sir. अब देखो यहाँ पे डेटर जो है, जो हमें पैसा देगा उसको हम डेटर कहते हैं, और इसको ना हम करंट एसेट मानते हैं। याद रखिएगा, दिस इज आवर करंट एसेट। जब हम करंट एसेट पढ़ रहे थे तो इसका एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, ठीक है। एग्जांपल देखो, सोल्ड गुड्स टू विजयन ऑन क्रेडिट 40,000। हमने विजयन को सामान बेचा 40,000 में, तो जो विजयन है वो 40,000 का देनदार बन गया ना, क्योंकि हमने उधार बेचा है, अभी उसने पैसा तो दिया नहीं है, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर की, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब क्रेडिटर हैं। अब ये पर्सन है जो जिसने बिजनेस से पैसा लेना है। देख नहीं रहो कैसे चौड़ा होकर खड़ा है यार, साफ पता चल रहा है कि अब ये इसकी धुलाई करने वाला है, एकदम गुस्से में। तो इससे बोल रहा है भाई पैसे जल्दी से दे दे, तो ये बेचारा डेटर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, लेनदार, ठीक है। अब ये लेनदार है। देखो क्रेडिटर कौन होता है, ये वो पर्सन है, वो एंटिटी है टू whom द बिजनेस ओज मनी, जिसको बिजनेस ने पैसा लौटाना है, देना है, ठीक है। ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है, करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। हमने क्या करा, सामान खरीदा मीना ट्रेडर्स से 3,000 रुपए में, तो बिजनेस ने हमसे 3,000, 30,000 होना चाहिए बेटा, यहाँ एक जीरो कम छपा है, तो बिजनेस ने हमारे हमसे 30,000 लेना है। तो मीरा ट्रेडर्स इज अ क्रेडिटर, तो जो बिजनेस है हमारी, जिससे हमने खरीदा है, वो हमारी क्रेडिटर होगी और हम उसके डेटर हो। क्लियर है सबको। यहाँ एक जीरो और लगा लेना, बाई मिस्टेक लगाया नहीं मैंने। हाँ, तो ये हो गई क्लास खत्म आज की, ठीक है स्टूडेंट। आज इतना ही कर सकते हैं हम लोग, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर मैं, हाँ सर एक बार सेल रिटर्न बताना। सेल रिटर्न होता है बेटा, जब हम कोई सामान सेल कर देते हैं ना, तो उसको जब हम लौटाते हैं, जैसे सपोज करो हमने सेल कर दिया कोई सामान और सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो वो हमें लौटा देता है, तो वो इनवर्ड आएगा, तो समझे। सर परचेज रिटर्न भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर हमने कोई सामान खरीदा और हमें पसंद नहीं आया तो हम लौटा देंगे, तो वो हो गया परचेज रिटर्न, ठीक है। और अगर हमने कोई सामान बेचा और जिसने खरीदा है उसे पसंद नहीं आया, तो जब वो हमें लौटा देगा तो परचेज रिटर्न हो जाएगा।
परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल का उल्टा सेल रिटर्न। क्लियर है? यस सर। तो इतना ही था इस चैप्टर में, ज्यादातर हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, अब आपका काम है बुक में से अकाउंटिंग टर्म्स और एक दो हैं उनको पढ़ के रखिए और अगली क्लास में उनके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लीव कर सकते हैं। Yes,